बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आज चूँकि 2019 यानी कि साल का आखिरी रोज़ है, तो उम्मीद करती हूं कि आने वाला साल 2020 जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और साथ ही साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान और उसकी पूरी टीम आपके लिए बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आएगी और आपको खुश रखने के लिए, आपके जो दिल को, आपके दिल और आपका दिन का आगाज़ अच्छा बनाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएँ जो कि आपकी मालूमात में इजाफा करे और आपकी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल क्योंकि हम लोगों को होता है। तो इस तरह की कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इवेंट्स भी हैं और हैपनिंग्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर न्यू ईयर के लिए जो हम कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे वो तो हम आपको कल ही बताएंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने प्लान किया है आपके साथ अपना 2019 का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने के लिए कि हम भाई आज साल का आखिरी दिन है और आपके साथ कैसे गुजारना है और आपने इसको आज पूरा दिन कैसे गुजारना है वो हम आपको बताएंगे आज 9 से 11 के दरमियान में। तो आपने क्या करना है, आपने 9 से 11 में सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहना है, कहीं मत जाइएगा और अपनी कॉल्स भी, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर भी आ जाते हैं, तो आप हमें कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं और कोई आपने बात कहनी हो जो कि आप साल भर में किसी को ना कह सके हो, वो भी आज के दिन आप सुबह सवेरे पाकिस्तान के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने प्यारों तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, कुछ आपकी होती हैं चीज़ें होती हैं जो कि 2019 में नहीं कर सके आप, तो उस पर रिग्रेट बिल्कुल भी ना करें। एक नए अज़म के साथ, एक नए जज्बे के साथ फिर से प्लान करें और 2020 यानी कि 2020 में अपना गोल सेट करें कि आपने उनको अचीव करना है, आपने मेहनत करनी है लगन से और सच्चे जज्बे के साथ आपने उन तमाम चीज़ों को पूरा करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अच्छा और बुरा वक्त दोनों तरह के वक्त होते हैं और इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, ना कि एक इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त हर सारे टाइम रहता है, ना कि बुरा वक्त रहता है। तो इन तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी जो है वो बैलेंस ही रहती है और अल्लाह ताला ने बनाई इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जो बुरा टाइम होता है उसको भी बड़ा मुस्कुरा कर गुजार देते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो बुरा टाइम जो है उस इंसान के ऊपर आया है। इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने ऊपर मतलब और फिर अल्लाह ताला से शिकवा भी करते दिखाई देते हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, और वो बुरा टाइम जो है वो इतना लंबा उनको लगने लग जाता है कि जैसे पता नहीं क्या होता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं, हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है, तो अच्छी चीज़ जल्दी ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि इतना अच्छा टाइम है और अच्छे टाइम को आप किस तरह से आप लोगों ने कर लिया है। और अच्छा टाइम में ये होता है कि इंसान कहता है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसमें, पर इन दोनों टाइम के अंदर आपको करना है शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है और आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि भाई इंसान मेरा जो है उसको मैंने अच्छा टाइम दिया, तो ये दूसरे लोगों के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है, किस तरह का रवैया जो है उसका है और क्या इसमें गुरूर तो नहीं आ गया। तो अच्छा जब टाइम आए तो दूसरों का भी ख्याल रखना है आप लोगों को और अपने साथ उन तमाम लोगों को लेके चलना है, प्यार मोहब्बत और खुशियों के साथ। ऐसे ही मैं अब कुछ मौसम की बात भी करना चाहूँगी आपके साथ, क्योंकि जब अच्छी मैं बात कर रही हूँ ना कि अच्छी आपसे बात शेयर करूँ आज के दिन की, तो मैं कहती हूँ कि भाई मौसम के हवाल जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज 2019 का जब सूरज निकला है तो आज मौसम कैसा रहा है और महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शन किया लाहौर के मौसम के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कम से कम लाहौर में दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में तो वैसे ओवरऑल ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है और दर्जा हरारत नीचे ही गिरता जा रहा है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इस्लामाबाद का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ये तो था इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार का मौसम। अब रोशनियों के शहर कराची लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा 10, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कराची में तो आज हल्की हल्की धूप भी और सर्दियों की धूप वैसे ही अच्छी लगती है और इस धूप में किन्नू और फ्रूटर्स जो हैं वो खाएं और अपना जो है ना दिन और उसको रिफ़्रेश बनाएं। तो कराची के बाद अब आपको लेकर चलती हूँ पेशावर और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कैसा रहेगा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
पेशावर का मौसम भी अच्छा है, ठंड क्योंकि मैंने कहा है पहले ही पाकिस्तान में ओवरऑल सर्दी की लहर बरकरार है। तो कोयटा चलते हैं और वहाँ का मौसम कैसा रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी बढ़ गई है, -2 दर्जा हरारत हो गया। अब आज़ाद कश्मीर के लेके चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -1, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मौसम की सूरत हाल तो आपने देखी, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में हर जगह ही देखा जाए तो सर्दी की लहर बरकरार है और ऐसे में ठंड इस कदर बढ़ रही है, तेज़ हवाएं इस तरह से चल रही हैं कि आपके हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ऐसे ठंडे होते हैं कि आप लोग कुछ चीज़ पकड़ भी नहीं सकते, सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में इतनी सर्दी क्यों बढ़ रही है, ये भी वैसे मेरे दिमाग में सुबह से बात चल रही थी कि इतने दिन से हम देख रहे हैं कि सर्दी जैसी जो थी वो कम से कम दर्जा गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और अगर बात की जाए बारिशों की तो दिसंबर में क्योंकि आखिरी महीना है बारिशें होती थी, लेकिन अब इस दफ़ा बारिशें हुई तो कम है, लेकिन स्मोक और धुंध जो है वो ज़्यादा रही है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अगर आप सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि इस बार इतनी सर्दी क्यों, क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल से देखें तो सर्दी इतना ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। ख़ासतौर पर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में और कराची में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर सर्दी की लहर इस तरह से नहीं आती थी जिस तरह से इस बार आई है। तो इसकी क्या वजह है, क्या स्मोक और जो फोग है उन दोनों का मिला जुला तासुर है, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या ये मौसम के ऊपर असरात जो पड़ रहे हैं वो इस वजह से सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मोहम्मद रियाज साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब आपके कीमती वक्त का। कहिएगा क्या वजह है, इस बार ही क्यों, दिसंबर में क्यों इतनी सर्दी पड़ रही है? शुक्रिया। दिसंबर में देखा जाए तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरा जो नदरन हेमिस्फीयर है उसमें सारे जो मिड दिसंबर से लेके और मिड जनवरी तक ये वो ऐसा पीरियड है जिसमें टेम्परेचर कम हो जाते हैं और शदीद सर्दी का यही पीरियड होता है। उसके बाद दोबारा टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो सर्दी का होना इस पीरियड में बिल्कुल ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। इस पीरियड में मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक टेम्परेचर फॉल होने चाहिए इसमें बेसिकली, और जो सर्दी का जो शिद्दत है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर शदीद सर्दी नहीं हो तो फिर डेफिनेटली इसमें चेंजेस हो सकती है। लेकिन ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें एक साइबेरियन नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन अगर हम देखें जो पिछले 4-5 साल से तो पहले ऐसे ट्रेंड नहीं था। 4-5 साल में हमने सर्दी नहीं देखी, दिसंबर के मिड से इतनी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई हो। जी डेफिनेटली, उसमें यही है कि एक एनवायरमेंटल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होता है, जो एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है कोल्ड एयर मैस का, वो एक्सटेंड कर जाता है साइबेरियन से लेके पाकिस्तान के नादरन एंड आगे पंजाब और टू सम एक्सटेंड बलूचिस्तान और सिंध के अपर सिंध तक ये एक्सटेंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी का एक शदीद लेयर वो बन जाता है। पिछले साल भी अगर हम जो मेट्रोलॉजिकल डेटा जब हम देखते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पिछले साल भी इन्हीं पीरियड्स में पंजाब में ज़्यादातर जो इलाके थे उसमें शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई थी। इस साल डेफिनेटली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें कमी ज़्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर में इतना ज़्यादा कमी नहीं है जितना, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं या लाहौर में जाते हैं या इस तरह दूसरे, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो फॉग की वजह से और स्मॉग की वजह से, लेकिन पिछले 3-4 सालों की निस्बत ज़्यादा ही है इस साल। अच्छा, अगर बात की जाए स्मोक की, फ़ज़ाई आलूगी की, तो ये भी बड़ी वजह बन सकते हैं इस तरह की मौसम में जो माहौलियाती तब्दीली हुई है। डेफिनेटली ये जो प्रोलॉन्ग फॉग, क्योंकि फॉग से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल फॉग होता है वो 2-3 घंटे बन जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके और तकरीबन 9 बजे 10 बजे वो वाइंड अप होना शुरू हो जाता है और सनी वेदर शुरू हो जाता है, जो फिर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेकिन जो स्मॉगी है या जो स्मॉग सिचुएशन होता है जिसमें ओजोन लेयर का एक थिन लेयर
ग्राउंड से तो ये लिफ्ट अप हो जाता है, लेकिन कुछ हाइट के ऊपर एक थिन सा ओजोन का एक लेयर बन जाता है, और ये इसी पोल्यूशन की वजह से वो जो सन रेडिएशन है वो ब्लॉक कर देते हैं, और बिल्कुल जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल कर देते हैं, और वो बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर के बिल्कुल नज़दीक लेके आ जाते हैं। जैसे 2-3 दिन जो पहले जिस तरह फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में बिल्कुल बड़ा 5 डिग्री 6 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में फ़र्क रहा है, और वो यही स्मॉग की वजह से स्मॉग, तो इसी वजह से जो शिद्दत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। शिद्दत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियाँ जो क्योंकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, चेंजिंग्स आ रही हैं एनवायरमेंटल चेंजिंग से टोटल? बिल्कुल यही जो बेसिक रीज़न है। अगर हम 30 साल पहले भी देखें तो फॉग पहले भी बन जाता था, टेम्परेचर इसी तरह कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुई है उसकी वजह से ज़्यादा जो प्रॉब्लम बनी हुई है, वो ये क्लाइमेट को भी चेंज कर रहे हैं, और जिस तरीके पोल्यूशन की जो इंक्रीज सिचुएशन है उनको भी बढ़ा रही है, और यही जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उनके ऊपर असरअंदाज होके जो नॉर्मल पैटर्न्स है वेदर के, टेम्परेचर के, उसको एक्सट्रीम जो सिचुएशन है उसके ऊपर लेके जाता है। तो ये तो रहेगा जब तक एनवायरमेंटल ये जो डिग्रेडेशन है उसको स्टॉप नहीं होता, या दोबारा इसको एनवायरनमेंट को फ्रेंडली नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल। तो इस किस्म के जो लेकिन बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट को हमें फ्रेंडली बनाना है, लेकिन फ्रेंडली बनाने के लिए हम तो दरख्त ही काटे जा रहे हैं, तो दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है? अगर हमने, क्योंकि हम देखें अगर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर जगह पे सर्दी की लहर बरकरार है, हर जगह पे मौसम जो है शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। सबसे इजी और प्रैक्टिकेबल जो सलूशन है क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए वो है दरख्त लगाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इजी, प्रोसेसेबल और प्रैक्टिकेबल भी है। हम अगर बड़े बड़े दावे कर देते कि ये करना है, वो करना है, प्लाना, तो वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ऐसा सलूशन है जो बिल्कुल प्रैक्टिकेबल है, और जितना ज़्यादा दरख्त लगाए जाए उतना ही ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन बेहतर बन सकती है, और साथ जो एनवायरनमेंट की जो ख़ासकर जो एयर पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो एमिशंस हो रही है, अगर उनके ऊपर कंट्रोल की जाए तो काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ सकती है। और ये दरख्त वाला जो सोल्यूशन, ये बड़ा इजी और प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन है। एग्जैक्टली दरख्त लगाना तो वाकई में एक आसान काम है, और हर कोई अगर इंडिविजुअली ये काम शुरू करे तो यकीनन माहौल में हमारे बेहतरी आएगी। लेकिन इस मौसमी तब्दीली की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं वो भी बड़ा मुतासिर हैं, वो इंतज़ार करें कब धूप निकलेगी, कब मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो फसलें जो हैं उनकी वो सही तरह से ग्रो करेंगी। क्योंकि अगर देखा जाए किनू वगैरह की फसलें जो है, किनू के अगर दरख्त देखा जाए तो अभी तक किनू उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था सीज़न में। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रही हैं या मुतासरीन में ये फार्मर्स, जो हमारे भाई है, फार्मर्स की जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लिहाज से, क्योंकि जब बारिश नहीं होते तो भी वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, जब ज़्यादा कूलिंग या फॉगी सिचुएशन हो उसमें भी हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन है वो सबसे ज़्यादा मतलब फार्मर्स ही ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। क्रॉप्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और वो क्लाइमेट चेंज है वो हर जगह पे पड़ रहा है, फसलों पर भी, एनवायरनमेंट तो अब बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान में हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में इसका फ़र्क पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है, क्योंकि वर्ल्ड चेंज, अगर वर्ल्ड क्लाइमेट की बात की जाए तो वाकई में मुल्क ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये जो मौसम है वो तब्दीली आई है, चेंज आया, और उस चेंजिंग की वजह भी हमारे सामने ही है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं कि ये साल यानी कि 2019 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। इसी पर हम बात करेंगे कि 2019 में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाब रहीं और कामयाबी की वजह क्या थी, और कौन सी फिल्में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई और उनके फ्लॉप होने की क्या वजह थी, और कौन सी फिल्में अपनी प्रोडक्शन और स्टोरी के लिहाज से बेहतरीन फिल्में थी, और कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाकर नंबर 1 पर रहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से उमैर अलवी साहब, आप फिल्मी नकाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
उमर अलवी साहब आपके वक्त का। कहिएगा सर, 2019 में कौन सी फिल्में थी जो कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट गई, या ख़ास तौर पर एक फिल्म जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट गई, और कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई है? जी देखिए, कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में जो है इस फिल्मों का जो सीज़न रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए कि आप बहुत टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। दूसरा ये कि लोग जो है वो सिनेमा से ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि घर पे ही देख लें, इसलिए कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसी जो वो हैं वो आ चुकी हैं एप्लीकेशंस। फिर भी जो है साल में कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जिनको आप थोड़ा सा जो है हाईलाइट कह सकते हैं। उसमें एक सुपरस्टार थी जिसने आके बिजनेस काफ़ी अच्छा किया था, और उसके साथ साथ परे हट लव, ये दो सबसे ज़्यादा जो है रही हैं अच्छी कामयाब फिल्में। इसके साथ साथ जो है ईद उल फितर पे रिलीज़ होने वाली जो फिल्में थी दोनों, छलावा और रॉन्ग नंबर 2, इन दोनों ने भी काफ़ी बिजनेस किया था, और ये 3-4 फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छी रहेंगी। लेकिन दो फिल्मों का नाम मैं मेंशन करना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा, जैसे बाजी है कि वो सिनेमैटिकली बहुत अच्छी बनी हुई थी, और उसके साथ साथ लाल कबूतर थी जो एक अलग जॉनरा में बनी है, क्राइम थ्रिलर जो हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो ये 6-7 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने साल में आके जो है थोड़ी सी हलचल मचाई, लेकिन इसके अलावा बाकी जो है वो हमने ज़्यादातर इन्हिसार जो है हॉलीवुड पे किया। जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं उनकी वजह क्या? क्या प्रोडक्शन में कोई ऐसा था, या स्टोरी उनका जो स्ट्रक्चर था वो सही नहीं था? ये भी वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि कोई आप एक साथ जो है जब 3-4 फिल्में आ जाती हैं उसमें से तो 2 दिन का नुकसान तो होना ही होता है। अब आपने देखेंगे 23 मार्च से पहले जो है वो लाल कबूतर और शेर दिलाई, प्रोजेक्ट गाजी थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करके 1 हफ्ते बाद आ गई, लेकिन पहले ये तीनों फिल्में एक साथ आ रही थी। ये तो कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं थी ना इसकी कि 23 मार्च को पेट्रियाटिक फिल्में आती, समझ भी आता, लेकिन आप लाल कबूतर जो है वो तो किसी भी वक्त आ सकती थी, तो इस वजह से उसको नुकसान हुआ थोड़ा सा, क्योंकि और उसी वक्त PSL जो है आपका ख़त्म हुआ था, और फिर आपका जो है फिर हॉलीवुड की बड़ी फिल्में आने वाली थी, तो वो उनको सोच के आना चाहिए था। ईद उल फितर पे भी यही हुआ कि 2 बड़ी फिल्में आई, ईद उल अज़हा पे भी यही हुआ कि 3 बड़ी फिल्में आई, मगर फ़ायदा क्या हुआ? आप पूरे 52 हफ्ते आपके पास पड़े हुए हैं, आप 52 हफ्ते में कुछ इस तरह प्लान करें कि हर हफ्ते भी अगर एक फिल्म आए तो उससे हर फिल्म को फ़ायदा तो होगा, कम से कम लोग तो जाएंगे देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो मैटर करती है कि आप देख लें टाइम के लिहाज से किस टाइम पे आपने राइट टाइम बड़ा मैटर करता है। लेकिन आपके ख्याल में कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका बजट कम था और वो अच्छी उसने बिजनेस किया? रॉन्ग नंबर 2 बहुत कम बजट में बनी थी, और उसमें जी हाँ उसने बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने अपना जो है 3 टाइम्स पैसे पूरे किए, और लगी भी रही काफ़ी, मतलब वो ईद उल फितर पे लगी थी, और ईद उल अज़हा में भी वो सिनेमा में मौजूद थी। इसी तरह से छलावा थी कि छलावा जब आई थी तो वो भी बहुत छलावा भी ऐसी थी, उसमें कम बजट था, लेकिन वो काफ़ी अर्से तक लगी रही। बिल्कुल, बड़े कम बजट में बड़ी अच्छी फिल्म गई है। लेकिन उमर साहब, आपको कौन सी फिल्म ऐसी थी जो अच्छी लगी, कम बजट वाली थी? कहीं रॉन्ग नंबर 2 ही तो नहीं है? देखिए मुझे अच्छा नहीं, मुझे लाल कबूतर बहुत अच्छा लाल कबूतर मैंने लाल कबूतर का फर्स्ट शो भी मैंने फर्स्ट शो भी देखा था, उसके बाद एक दफ़ा और भी जाके देखी, इसलिए कि वो फिल्म ऐसी थी जो आजकल के हालात पे बनी हुई है। उसकी एक्टिंग जो थी वो एक्टिंग नहीं लग रही थी, वो लग रहा था कि वो नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे हैं सारे के सारे एक्टर्स, और उसमें ये कि जो फ्लो भी था फिल्म का, जो एडिटिंग थी, जो गाने बैकग्राउंड में चल रहे थे, वो सब एक कंप्लीट पैकेज था। इसी तरह से बाजी फिल्म जो थी कि लोग जो हैं वो उसका बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि साकिब मलिक कब फिल्म बनाएंगे, क्योंकि साकिब मलिक बहुत अच्छे आर्ट फिल्म मेकर हैं, लेकिन जब फीचर फिल्म के अंदर आए तो उन्होंने उसमें भी कमाल कर दिया कि मीरा ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि आप भूल जाएंगे कि वो जो बाकी 15-20 फिल्में लास्ट उनकी बुरी गई हैं। आमना इलियास ने उस फिल्म के अंदर कमाल किया था, उस्मान खालिद बट वाज गुड। तो ये सारी जो ये 2 फिल्में थी, सुपरस्टार जो थी वो थोड़ी बजट ज़्यादा था उसका, लेकिन उसने वो कुछ अर्सा पहले ही उतरी है, 100 दिन कंप्लीट किए सिनेमा के अंदर। तो ये सारी फिल्में हैं जो हमारी आई हैं, और 20 फिल्में ओवरऑल आई हैं इस साल पूरे, उसमें हार्डली 6 से 8 आपको याद है। तो आप सोच लीजिए कि अगर इस तरह चलता रहेगा तो 2020 में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 2020 में अगर इसी तरह चलता रहा तो मुश्किल होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं जो कामयाब फिल्में हुई हैं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी? क्या प्रोडक्शन और जो उसके ऊपर बजट है वो बजटिंग जो है करती है उसके ऊपर असर, जो कास्ट वगैरह है वो भी? देखिए हमारे यहाँ जो है लोग फिल्म देखने जाते हैं कास्ट की वजह से।
अगर कास्ट अच्छी होगी, अगर वो टीवी पे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म कर ली, तो लोग ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। और अगर उसके अंदर थोड़े गाने अच्छे होते हैं, स्टोरी मैटर करती है। आप सोचिए कि जो पिछले 5 साल की बड़ी फिल्में गई हैं उसमें जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2 हैं, इसी तरह से आपका नामालूम अफराद है, एक्टर इन लॉ है। इन सब में क्या चीज़ थी जो जिसने उस फिल्म को हिट किया? गाने थे, जो लीड कपल था वो अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट स्ट्रांग थी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो इस साल नज़र नहीं आई। नदीम बेग और नबील कुरैशी जिस साल फिल्म करते हैं वो साल की बेस्ट फिल्म होती है। इस साल उन्होंने फिल्म नहीं की। अब सबको वेट कर रहे हैं 2020 का कि वो जल्दी से आए साल और वो लोग फिल्में करें। अच्छा उमैर साहब, 2019 का चॉकलेटी हीरो आप किसको मानते हैं? यार देखिए, चॉकलेटी हीरो जो है वो किसी एक आदमी को कहना है, इसलिए कि देखिए समी खान हो गए। समी खान ने एक फिल्म में वो जो है वो बने हुए हैं गैंगस्टर, अगली में जो है वो चॉकलेटी हीरो बने हुए। इसी तरह से आपका शरियार मुनव्वर अगर एक फिल्म में चॉकलेटी हीरो बने हुए परे हट लव में, तो वो प्रोजेक्ट गाजी में जो है वो सुपर हीरो बने हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबका अलग अलग वो है फ्लेवर है। लेकिन ये जो टेलीविज़न वाले एक्टर्स जिन्होंने फिल्मों में काम किया, उनको मज़ीद फिल्में करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू प्रूव कि वो फिल्म के भी अच्छे एक्टर हैं। उनको जब तक आप 1-2 अच्छी फिल्में नहीं देंगे, समी हो गए, ये शरियार मुनव्वर हो गए, बिलाल अशरफ हो गए, ये सब अच्छे एक्टर्स हैं, इनको मजीद फिल्मों में काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छे एक्टर्स हैं और ये अगर और फिल्में निकालेंगे तो यकीनन ये लोगों जो है इनको पसंद करेंगे। अब मुझे 2019 की चॉकलेटी हीरोइन बता दें। चकलें, आपने वो हीरो को तो आपने कह दी ना कि भाई इस तरह से है, लेकिन हीरोइन कौन सी थी? देखिए, हीरोइंस तो बहुत सारी आई हैं। मायरा खान टॉप ऑफ द लिस्ट है, उन्होंने सबसे कामयाब फिल्म की। माया अली हैं, उन्होंने दूसरी कामयाब फिल्म की। मंशा पाशा ने उसमें लाल कबूतर के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो 3 आपके टॉप ऑफ द माइंड हो गए। फिर नीलम मुनीर जो थी वो रॉन्ग नंबर 2 के अंदर थी। महविश हयात हैं छलावा की, उन्होंने पूरी फिल्म, वो महविश हयात तो फिल्म की हीरोइन नहीं, हीरो थी, पूरी फिल्म उन्होंने कैरी की है। तो ये 5 एक्ट्रेसेस हैं जो आपको याद रह जाती हैं जब साल ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जब शुरू होगा तो इसमें भी देखेंगे कि ये 5 करते क्या है। अच्छा उमैर साहब, वैसे क्या अभी तक ऐसा कुछ हो पाया है कि जिससे लगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से बना सकती है? देखिए, कुछ जो फिल्में इस साल आई, जैसे एक शेर दिल आई थी। शेर दिल के अंदर पहली बार उन्होंने एरियल जो वो है फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाए थे एयरफोर्स के, जो हम पाकिस्तान में आज तक हमने नहीं दिखाए। हमने हॉलीवुड से लोग बुलाए थे, उससे जो है उन लोगों को भी वहाँ पता चला कि पाकिस्तान में काम कैसे होता है, और पाकिस्तान की चीज़ें भी बाहर देखी गई कि लोगों ने जब देखा, पसंद किया। लाल कबूतर ने तो मुतादिद अवार्ड जीते। गुम बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल सकी, लेकिन इंटरनेशनली बहुत अवार्ड्स लिए उसने, कि वो एक ऐसी फिल्म थी पाकिस्तान की जो लग नहीं रही थी कि पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल फिल्में होती हैं वैसी है। इसी तरह से सुपरस्टार बाहर चली है, बाजी ने काफ़ी बिजनेस किया है, बाहर लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये सारी हम इंटरनेशनली हम लोगों ने अपना थोड़ा सा कर लिया कि भाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो वर्कआउट कर रही है और मेहनत कर रही है, और कुछ ना कुछ कम आउट उसका ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर अलवी साहब, आपने ये कीमती वक्त था कि आपने अपना कीमती वक्त पाकिस्तान को दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करेंगे आपके ख़ास किस्म के जो लड़कियां हैं और नौजवान जितने भी हैं, लड़के लड़कियां, उन तमाम को मसला होता है बहुत ज़्यादा स्किन का, और स्किन के ऊपर किसी को एक्ने हो जाता है, इस किस्म की परेशानियां होती है। तो इनकी परेशानियों का हल हम आज निकालेंगे 2019 में ही। आपको अगले साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सुमना हमारे साथ मौजूद है। सुमना साकिब, आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमना आपके कीमती वक्त का। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़रीहा नाज, आप माहिर नफ्सियात हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रीहा। और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर अली कासमी, आप माहिर अमराज़ जल्द हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली कासमी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर अली कासमी, नाज़रीन बताएंगे आज हमें 2019 में आपके स्किन के मसाइल का हल, डिप्रेशन कितना ख़तरनाक है और इसके इंसानी सेहत पर किस कदर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या डिप्रेशन से इंसान जल्दी मसाइल का भी शिकार हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इससे निजात कैसे हासिल करनी है, ये हम डॉक्टर अली कासमी से ही जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अब इन तमाम चीज़ों का हल बताना है 2019 में, अगले साल का इंतज़ार नहीं कराना हमारे नाज़रीन को।
अच्छा, इस तरह के देखें, जैसे आपने कहा डिप्रेशन का, तो जितनी और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे ज़्यादा उनका इफेक्ट जो होता है वो स्किन के ऊपर आता है। याद रखें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है सबसे ज़्यादा। और उसमें मैं ब्रीफली और काफ़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। जिस तरह सर से अगर हम शुरू करें, अगर जिन लोगों में डिप्रेशन या कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो सर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो कहते हैं बाल झड़, जिसको कहा जाता है। ये उन लोगों में तो जो वेरी हाईली सेंसिटिव लोग, डिप्रेसिव लोग, तो गोल गोल जिस बाल उड़ जाते हैं उस जगह से, राउंड की शेप में बिल्कुल गायब हो जाते हैं, डिफरेंट सर्कल्स बन जाते हैं सर के अंदर, तो उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, जो कि एक रीज़न ये बनता है उसके अंदर आने का। दूसरा, बच्चों में बहुत कॉमनली हम देखते हैं, एक होते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया, कि बच्चे अपने जो डिप्रेसिव फेज में होते हैं वो अपने बालों को नोचते हैं और वहाँ से बाल ख़त्म नहीं होते, टूटे होते हैं, ब्रोकन हेयर होते हैं। पूरा एक एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ बच्चे का हाथ का एक्सेस होता है वो उसको तोड़े जाता है हाथों से, टेंशन की वजह से। तो एक ये डिजीज़ आ रही है। फिर एक चीज़ आती है, अगर हम फेस के ऊपर आ जाएं, बहुत कॉमन, जो सबसे कॉमन चीज़ है वो थी पेरिओकुलर मेलानोसिस। ये जो आंखों अराउंड जो काले हल्के बनते हैं, हल्के लोगों के होते जेनेटिक हैं यूजुअली, पर जिन लोगों में डिप्रेशन या इस तरह की प्रॉब्लम्स हों, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज़, वरीज, वो बढ़ा लेते हैं इस चीज़ को। तो हम उनको कहते हैं कि अपनी ये चीज़ें कम करें तो आपके ये हल्के ख़त्म हो जाएंगे। फिर कुछ लोगों के बच्चों के जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहते हैं, एग्ज़ाम्स की वजह से स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आजकल जितना बच्चों इतना लोड ऑफ द पढ़ाई है, उनमें एक्नी का बहुत कॉमन हम देखते हैं, पिम्पल्स जिसकी बात की जाती है, बहुत कॉमन। आप देखें, जो ही एग्ज़ाम्स आएंगे, एक डिप्रेसिव फेज बच्चों पर आएगा, एक हार्मोनल चेंजेस आती है उसके साथ, उस हार्मोन चेंज से क्या होगा, पिंपल्स बढ़ जाएंगे। तो ये चंद चीजें ऐसी हैं। वैसे ऐसा भी होता है, कोई अच्छा इवेंट आने वाला है तब भी आपके ना वो खुशी का एक्सप्रेशन होता है, शायद इस वजह से आपको कोई ना कोई पिंपल निकल आता है। बिल्कुल, दोनों तरफ जा सकती हैं चीजें, कि या वो भी हो सकता है वो भी। फिर एक और बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं डिप्रेसिव लोगों के अंदर, कि बच्चियां हैं तो वो यूजुअली क्या करती हैं, इसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस आर्टिफैक्टा। वो अपने हाथों को नोच लेती हैं या किसी शार्प ऑर्गन से वो यहाँ पर लाइंस डाल लेंगी, इसको नोच लेंगी। तो वो क्यों करती हैं, अपना अटेंशन लेने के लिए। जो डिप्रेसिव पेशेंट है वो ज़रूर चाहेगा कि मेरी तवज्जो ज़्यादा मेरी तरफ रहे, कि लोग मुझे ज़्यादा करें उसमें। और जब आपकी तवज्जो घर वाले कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो अट्रैक्शन लेने के लिए वो अपनी ये वाली एक ये चीज़ करेगा, यहाँ जोर की नाखून मार लेगा, किसी शार्प एज से वो नोच लेगा उसके स्किन को, अटेंशन हासिल करने के लिए लोगों की कम्युनिटी में जो आपके इर्द गिर्द के लोग जो मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर फरीहा, ये डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है और किस किस आपकी बॉडी के पार्ट है उस पर असरअंदाज होता है? देखिए, डिप्रेशन जैसे इट्स अ सीवियर डिसऑर्डर, और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि जो बच्चे हैं जो बाल नोचना शुरू कर देते हैं, तो इट्स अ पिका डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये भी एक साइकेट्रिक इलनेस है। इसके अलावा जो मेजर जो गर्ल्स स्पेशली या वुमेन हम कह रहे हैं, उनको जो इनका सामना करना पड़ता है वो है जो स्किन की एक डिजीज एक्जिमा, कि उनकी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एंग्जाइटी है, कि वी बिकम एंक्शियस। वो जितना ज़्यादा आप एंक्शियस होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वो इस तरह से ऑल्टर होते हैं कि उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन को हम बहुत लाइट लेते हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसकी वजह से आपकी जो फिजिकल हेल्थ है या फिर आप जो फिजिकली अफेक्ट हो रहे होते हैं ना, वो इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डिप्रेशन इज लिमिटेड टू जस्ट लाइक देयर, आई मीन उनके माइंड तक, वहाँ यहीं तक है। लेकिन वो फिजिकली डेफिनेटली, देखिए डिप्रेशन है, आप यू वोंट ईट प्रॉपरली, ठीक है, you won't sleep properly, you won't be able to like talk properly, you won't be able to smile, आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते चीज़ों को। आप नॉर्मल जिस तरह से आपकी लाइफ होती है आप वैसे लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। जब आप वैसे लाइफ स्पेंड नहीं करते तो उसकी वजह से आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो आपकी स्किन के ऊपर होता है। सो उसकी वजह से फिर आपको एक्नी का प्रॉब्लम भी होता है, उसकी वजह से आपको एक्जिमा उसका प्रॉब्लम भी होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन की डिफरेंट जो डिजीज हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाल भी उतना शुरू होते हैं कुछ लोगों के टेंशन की वजह से, और कुछ लोगों के बाल वाइट भी होना शुरू होते हैं तमाम चीज़ों। और फिर उसके बाद देखिए, अगर आपका स्टमक ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, देखिए अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी है तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, फिर अपने आप को डिहाइड्रेट रखेंगे
तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी आपकी स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे जिस तरह से डिप्रेशन की बात करिए, एंजाइटी, तो सुनना खुराक अमल दखल उसका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से फरीहा ने भी कहा है ना कि वो खुराक अगर अच्छी नहीं होगी तो आपकी वाकई में मसले तो पैदा होंगे। बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ 100% जो है लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, हमारी डेली रूटीन कैसी है, ये बताती है कि आप किस तरह फर्दर जो है प्रॉब्लम फेस करेंगे, लाइक स्किन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब कुछ। मैं इनकी ही बात को सेकंड करूँगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, इनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स जो हैं ये हमारे डाइट के साथ ही रिलीज़ होते हैं। लाइक अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ये आपके सेरोटोनिन को इम्प्रूव करेंगे। फिर उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। तो अगर हमारा इम्बैलेंस है, हम ज़्यादा फास्ट फूड या फ्राइड फूड की तरफ चले जाते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया को भी डिस्टर्ब करता है, उसके बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। वहाँ पर मैक्सिमम हमारा 90% टू 80% सेरोटोनिन हमारे गट के अंदर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम मोर क्रेव करेंगे शुगरी फूड्स को, लाइक सिंपल शुगर्स को, फ्राइड फूड को, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टॉक्सिन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे और फिर अगेन ब्रेकआउट, स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करने। बिल्कुल ऐसे ही खुराक भी मैटर करती है, तमाम चीज़ों में लाइफस्टाइल आपका मैटर करता है। लेकिन डॉक्टर साहब आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हम लोगों को पता नहीं लगता, हम इतना अपने ऊपर मतलब डिप्रेशन को और इस तरह की चीज़ों को हावी कर लेते हैं कि उससे हमारी शख्सियत पर असर पड़ता है। तो हमारे ज़रा देखने वालों को बताएं कि वो उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, अपनी शख्सियत को बेहतर ही रखना है उन्होंने। देखिए, मैं इस बारे में कहूँगा कि आप जितनी भी हम डिजीज़ का डिस्कस कर रहे हैं, और सिर्फ मैं कहूँगा अगर आप अपने पे डिप्रेसिव फेस खुद उतार लें बजाय दवाइयों पे जाने के, कि जिसमें सुलाया जाता है, हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं, आपको नींदें दी जाती हैं। एंग्जोलिटिक और चीज़ें, एंग्जोलिटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो एंग्जाइटी को दूर करती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो सिर्फ बैक ऑफ द माइंड पे जो एंग्जाइटी है उसको दूर करती है। हिप्नोटिक्स होती हैं जो सुला देती हैं, तो यूजुअली पेशेंट को सुला दिया जाता है। तो दिस इज़ अ गलत अप्रोच। मैं कहूँगा खुद मरीज़ को ठीक होना चाहिए, अपने ऊपर से ये चीज़ उतारे। और काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। घर वाले डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर वाले काउंसल करें ऐसे पेशेंट को, उसको ज़्यादा टाइम दें। क्योंकि देखें, अगर आप उसको यहाँ बचाते हैं इस चीज़ से, पेशेंट के अंदर से वो चीज़ आउट करते हैं, तो वो ये जो हम डिजीज़ डिस्कस करें कोई भी नहीं आएगी। ये सर के बालों की या बॉडी की या ब्लैक पैचेस की, एक्ने की, अगर आप उसको इतना एक अथॉरिटेटिवली उसको बताते हैं पेशेंट को कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, या बच्चे को किसी को, तो दवाई तो देनी नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा दवाई का तो लास्ट है कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत आगे चला जाता है मसला होगा फिर दवाई दें। अदरवाइज अगर आप इनको रोक लें तो ये जितनी डिजीज़ हैं ये डेवलप ही नहीं होंगी उसके अंदर। जिसने हमने कहा कि अगर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसने उन्होंने एक्जिमास की भी बात की, तो उसमें एक ख़ास किस्म का एक्जिमा है कि जो बहुत कॉमन इसमें देखा जाता है, जिसके हम न्यूरोडर्मेटाइटिस या लाइकेंस स्मेटिस क्रॉनिकस कहते हैं। तो वो ऐसा एक्जिमा होता है कि बच्चे ध्यान कहीं होता है तो बच्चा नोचे जाएगा अपनी स्किन को, और वहाँ इतनी बड़ी तह बना लेगा जल्द की, उसके ऊपर वो बन जाती है। तो इससे पॉइंट ये आता है कि अगर आप उसको उस फेज से आउट कर दें तो ना वो नोचेगा, ना वो तह बनाएगा, मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फेज से आउट कर जी हाँ, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट इज द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे डॉक्टर फरीहा, अगर देखा जाए तो हमारी आजकल होता है ना, लड़कियों की जब इसकी शादियाँ होने वाली होती है, किसी की शादी होने वाली है, तो बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं उनके फेस पे फ़ौरन से पिंपल निकल आते हैं, तो बाद में पता लगता है कि जी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था तो उस वजह से हुआ है। यानी कि जहनी तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है इस चीज़ में। देखिए, हमारी सोसाइटी में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हमारे अंदर एक जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। तो वो जैसे अगर एक लड़की की शादी हो रही है तो उसकी फ्रेंड्स हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उसमें वो अब सबसे अच्छा लगना चाह रही है कि उससे पहले उसकी जिस फ्रेंड की शादी हुई है तो वो उससे कोई आई गेस 100% जो है ना बेहतर लगना चाह रही है। तो वो एक स्ट्रेस, फिर उसके बाद कि वो टेंशन ना कि मैंने उससे ज़्यादा अच्छा लगना है, कैसे मैंने दिखूंगी, सैलून में जाना है, मैंने किस तरह से तैयार होना है, मुझे किस तरह से दिखना है, मुझे क्या, वो इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेना। और फिर उसके बाद स्ट्रेस का लेवल जैसे ही बढ़ता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। देखिए, अब सिर्फ एक हम इसको यहाँ तक लिमिट नहीं कर सकते, उसमें डेफिनेटली योर
लिविंग योर हाउस, एक ये फैक्टर आ जाता है, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, वो भी स्ट्रेस का बायस बनता है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें, आप एक इंटायरली डिफरेंट सेटअप से जो है ना एक डिफरेंट सेटअप की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी स्ट्रेस का बायस बनता है। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठे होके तो वो आपकी जो है ना वो एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा आपको एंग्शियस कर देती हैं। आपके फेस पे नजर आती फिर। हाँ, फेस पे डेफिनेटली वो आपके फेस पे ना बिल्कुल वो जो आप वो डिम होना शुरू हो जाता है। और एक मेजर फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ वेस्ट में ये है कि व्हेन अ गर्ल इज़ अबाउट टू गेट मैरी, तो वो अपनी डाइट और अपनी जो स्किन और अपनी हर चीज़ का ना लाइफस्टाइल का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे डाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड, तो तुम्हारा वेट जो है बड़ा स्मार्ट दिखना है, 10, 15, 20 kg तो तुम्हारा कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल सूखी, मतलब एक वो उस तरह से हो जाना चाहिए। सो उसमें ये हमारे ये कॉमन है। एंड रिसेंटली एक रिसर्च भी आई कि दैट्स अ मेजर रीज़न, यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगी कि दैट्स अ मेन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाती बिकॉज कि उनकी इतनी वो वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से क्योंकि वो डाइट करके अपने वो जो सिस्टम है अपना उसको इतना डैमेज कर लेती हैं। वंस यू स्टॉप ईटिंग, आप खाना पीना छोड़ दें, तो उसके बाद आप ठीक है, आप स्केलेटन तो बन जाएंगे, आप उस शरारे उस गरारे में उसमें फिट तो आप हो जाएंगे, लेकिन ये कि मसले अंदर जो आपकी बॉडी में वो जो प्रॉब्लम्स है, जो डैमेजेस हैं, वो तो आप कर लेंगे। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आप स्ट्रेस की वजह से आप अपनी स्किन को भी खराब कर लेते हैं, और जब एक दफा वो स्किन खराब हो जाती है तो सारा सत्यानाश हो जाता है। शादी वाले दिन, शादी के बाद में कुछ तो डाल दीजिए, शादी के बाद ये कुछ, शादी के बाद हालांकि लाइफस्टाइल आपने चेंज किया होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुमना, वैसे खुराक में भी इसी तरह अमल दखल होता है, क्योंकि अगले घर में जब जाते हैं तो फिर कभी होता है ना कि दिल नहीं करता, कुछ भूख नहीं लगती, और कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स भी आती हैं लाइफ में, तो किस तरह से वो ये चीज़ें अमल दखल होती है सारी? मैं कहूँगी अगले घर में जाने से पहले का जैसे ये प्रोसीजर बता रही हूँ, उसमें भी ये था डाइटिंग जो वर्ड है हम इसको बहुत गलत लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम कहते हैं डाइटिंग का मतलब चीज़ें छोड़ दो, ब्रेकफास्ट छोड़ दो, स्नैक्स छोड़ दो, सुबह से लेके शाम तक। अब हम शाम को जो खा रहे हैं वो मील हम ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि सारा दिन हमने कुछ खाया नहीं। तो ये जो मील स्किपिंग है ये ओवर ईटिंग की तरफ ले जाती है। और हम मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, हमारे ब्रेन को हैप्पीनेस चाहिए हर टाइम, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, अब जंक की तरफ ले जाते हैं। ये हमें सेटिस्फाई करता है, हमें मूड बूस्टर्स आएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें फिर नेगेटिव इफेक्ट्स इनके शो करते हैं। सेकेंडली, लड़कियों के लिए जब वो अगले घर में जाती हैं वहाँ पर डाइट चेंज ही जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और तरह के स्ट्रेसेस। तो ये सब हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फूड फैक्टर्स हैं, ये बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। अच्छा, 2019 में कौन से लाइफस्टाइल थे जो कि हमने नहीं अपनाए, अब हमें 2020 में अपनाने हैं? बिल्कुल, हमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, एटलीस्ट 150 मिनट्स पर डे पर वीक जो है हमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। रोज़ाना के टाइम आप चहलकदमी करें। ये बहुत ज़रूरी है ये बात जानना कि अगर हम कुदरत के साथ अपने आप को अलाइन कर लें, अपनी बॉडी को, तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और इन तमाम प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल, जितने हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आएंगे उतना हम लोग इन चीज़ों से निकलेंगे। निकलते वक्त हम जागें, नमाज पढ़ें, और उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी करें। जितना ज़्यादा एक्सपोजर हमारा सूरज या खुले आसमान के साथ होता है, हवा हम इनहेल करते हैं, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाती है और हम लोग हेल्दी भी हो जाते हैं। इंटरप्ट करें, जैसे इन्होंने बात की ना लाइक कि वो फूड की, डाइट की, तो जैसे वो कि हम अपने आप को खुश रखने के लिए हम खाते रहते हैं, हम हेल्दी खाना खाएं और उसको हम चंक्स में डिवाइड कर लेना। देखिए, इफ़ यू आर अ फूडी, वो चंक्स में कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर पहले ले लूँ। जी, जावेद कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि जब आदमी ज़हनी दबाव में होता है तो उसे निकलने के लिए कौन सी तदाबीर इस्तेमाल करे, कैसे निकला जाए? ठीक है, जहनी दबाव से कैसे निकलना है अभी आपको बता देते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे, लेकिन पहले तो आप बताएं डॉक्टर फरीहा जी। मैं बात कर रही थी कि हम जो फूड है, अगर हम फूड की बात करें तो उसमें हम उसे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम 3 मील्स देते हैं, उसको 6 में डिवाइड कर दें, लेकिन ये पोर्शन जो है ना वो साइज स्मॉल कर दें। वो साइज स्मॉल हो जाएगा ना तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये कि आप हर 2 आवर्स एवरी
2 आवर्स के बाद जो है ना ठीक वो है। आप उसको ले लें। फिर उसके बाद आप उसमें जैसे गैप देते हैं तो उससे हंगर पैन नहीं होते, क्योंकि जैसे इन्होंने खुद जिक्र किया कि हम रात को एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज कि हम सारे दिन अपने आप को डिप्राइव्ड रखते हैं फूड से। लाइक जो वर्किंग वुमेन है या फिर मैन है, दिन में अगर टाइम नहीं मिला, पूरा दिन अपने आप को खाने में काम करने में बिजी रखा, तो वो रात में एक ही दफ़ा वो पूरा खाना खा लिया और फिर उसके बाद कोई वही सुनने वाली बात होगी कि हमने ओवर ईटिंग कर ली फिर उसके बाद। अभी उस टाइम पे हम ये नहीं ना खा रहे कि हम सिर्फ फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें। अब हमने क्या लेना है, फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेने हैं, पानी भी पीना है 1 ग्लास वाटर पर डे। उसके अलावा हमने रोटी भी खानी है गंदम की, चावल भी खाने हैं। अब ये सब कुछ अब एक टाइम पे नहीं खा सकते। बिल्कुल सही कहा। एक कॉलर है हसनैन, उनको भी ले लेते हैं। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल जी है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या बात करना चाहेंगे? आज आखिरी दिन है 2019 का, जो कहना है कह दें। ये कहना है कि भाई के ना फ्रैक्चर हो गया था सर पे। 2 माह हो गए मेडिसिन हुई है उनके सर पे, तो काफी मेडिसिन ली है, लेकिन है ना कुछ फर्क नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप कुछ बता दें एक्टिविटीज, तो शायद अल्लाह करम कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। वैसे उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट वगैरह लगी, तो क्या हो सकता है उसका वैसे ट्रीटमेंट वगैरह? उनको वो मेडिसिन क्योंकि ले रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन ले रहे हैं। और अगर तो उनकी देखें अब उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर तो उनकी मेमोरी अफेक्ट हो रही है, कॉग्निटिव जो डिस्टॉर्शंस हैं, अगर तो कॉग्निटिव लेवल पे कहीं पे उनके मेल फंक्शनिंग आ रही है, अगर कुछ इस तरह का है, तो देन ही बैडली नीड्स हेल्प। उनको फिर ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की, बिकॉज अगर तो वो ऑलरेडी न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं तो देन फेयर इनफ। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। पहले उनके पास जाएं, और अगर तो वो कुछ रेकमेंड कर देते हैं, और अगर उनका वो केस नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो साइकेट्रिस्ट के पास उन्हें रेफर कर देंगे। सो उनको हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अली काज़मी, वैसे तो हम 2019 में स्किन के बड़े मसाइल पे हमने बात की, और हमने ये भी बात की कि भाई गोरा रंग जो लोग करते हैं, इस तरह से इन चीज़ों में बड़ी बातें हुई। लेकिन अब हमें 2020 में ऐसा क्या करना है कि हम अपनी स्किन को बेहतर बना सकें, और हमें जो है ना ये जहनी तनाव और परेशानी जो है इससे निकलना है बाहर? चले, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा और वही सारा कुछ दरिया को कुएं में बंद कर दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कम कर दें और 1 चीज़ बढ़ा लें, बस यही सब कुछ है उसके अंदर। अब कौन सी 2 चीज़ें जो कम करनी है? बच्चों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ऑल टाइप ऑफ मीठे में जिस तरह चॉकलेट, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, ड्रिंक्स जिसमें कोला ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, बेकरी आइटम्स, इन सब में जिसमें मीठा होता है इसको कम करें। और दूसरी चीज़ कौन सी कम करनी है? ऑयली फूड्स, ये फ्राइड फिश, फ्राइड चिकन, फ्राइड प्रॉन्स वगैरह, ये जितनी फ्राइड चीज़ें थी ये कम करें। ये 2 तो कम की बच्चों ने, और या बड़ों ने भी, वो भी कम करें। और जो स्टार्ट करनी है चीज़, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है एक्सरसाइज। हर एक को एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज ने क्या करना है? आपके हार्ट रेट को इम्प्रूव करना है। जब हार्ट रेट इम्प्रूव होगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में इम्प्रूव, टोटल जितना कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, बालों का गिरना, ब्लड, स्किन का हेल्दी रहना, टोटल है ब्लड की सर्कुलेशन से। क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगी और वहाँ हेल्दीनेस आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना बच्चों में तो खैर बहुत ज़्यादा, बड़ों में भी, बुज़ुर्गों में भी, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने तौर पे। जितना वॉक करें या जॉग करें, जिसकी जो एज है उसके मुताबिक एक्सरसाइज उनको करनी। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंटली इस चीज़ के अंदर खाना पीना, अपना डाइट की हैबिट्स को ठीक करना, मिल्क का ऐड करना, और उसके साथ जूसेस, ड्रिंक्स, ये बाज़ार के जूसेस नहीं, जो प्रॉपर रॉ फ्रूट खाना चाहिए जिसके साथ फाइबर भी अंदर आपके जा रहा है। तो वो चीज़ें आजकल तो सर्दियां है, कीनू है, उसमें बड़ा फाइबर होता है, फाइबर होता है। ये रॉनेस आप खाएं, रादर उसका जूस निकाल के, बेटर टू टेक इट रॉ इनसाइड। उसके साथ बाकी जो इतना फल, हमारा मुल्क को तो इतना वाफर है इन चीज़ों से, सब्जी ज़्यादा लें, ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स ये लें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे काम करते हैं उसके अंदर, बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बॉडी के सेल्स तमाम जितनी भी चीज़ें ना हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली काज़मी आपका, डॉक्टर फरीहा आपका, और सुमना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह कि 2019 में आपका लाइफस्टाइल था उसको आपने बदलना है, और 2020 यानी कि 2020 में आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने आप को जो सेहत का है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे लेना है छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे
खुशियाँ जो हैं वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती हैं। खुशियाँ तो ज़िंदगी की गवाही होती हैं और ज़िंदा होने का इजहार है, जिंदा दिली की दलील है। हमेशा खुश रहना ना तो फितरी है ना ज़रूरी, मगर खुशी यानी कि जश्न को मनाया कैसे जाए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान भी ना हो और इन्जॉय भी किया जा सके। आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। नए साल को अब कैसे खुशामदीद कहना है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ क्योंकि हम इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में प्रोफेसर नासिर। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। प्रोफेसर नासिर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान ने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर साहब आपसे करेंगे कि नए साल की जो खुशी है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे इस जश्न को मनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बुखारी, मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि साल नया शुरू होने पर जो खुशी है ये कितनी को मीनिंगफुल है। मसलन हर महीना शुरू होने पर क्यों नहीं खुशी होती जब नया महीना शुरू होता है। 7 दिन गुजरते हैं तो नया हफ्ता शुरू होता है। 30-31 दिन गुजरते हैं तो एक नया महीना शुरू हो जाता है। 360 दिन गुजरते हैं तो एक नया साल शुरू हो जाता है। एक नेचुरल सा है। खुशी तो होती है किसी अचीवमेंट पर, इंसान ने कुछ अचीव किया हो तो खुशी होती है। इंसान से कुछ लूज़ हो जाए, गुम हो जाए तो उस पर दुख होता है। इस्लाम ने हमें जो खुशियाँ अता की हैं वो सारी मीनिंगफुल हैं। आप देखें, हमारी एक ईद उल फितर है, रमज़ान के रोज़े कबूल होने की खुशी, अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़रत की खुशी, कुर्बानी की खुशी, ईद मिलादुन्नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने की खुशी। अच्छा, जिस दिन आपका मुल्क बना उस दिन की खुशी, जिस दिन मुल्क के लिए रेजोल्यूशन पास हुई उस दिन की खुशी, जिस दिन आपने एटम बॉम्ब अचीव किया वो उस दिन की खुशी। कोई भी मतलब कोई अचीवमेंट है आपकी खुशी समझ आती है। हम खुशियाँ मनाते हैं। 360 दिन गुजरे तो आप उस पर खुश हो रहे हैं। और ये दिन अगर तो मीनिंगफुल गुजर गए, अगर तो बहुत अच्छे गुजर गए, जो आपने प्लान किए थे वो सारे पूरे हो गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत अच्छे अंदाज में, डिग्निफाइड वे में खुशी मनाने की कोई थोड़ी समझ आती है। बतौर कौम अगर मैं देखूं, पाकिस्तान में, हमने मुल्क पाकिस्तान, ये हमारा एक मुश्किलात का साल था। वज़ीर आज़म साहब खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह करे इसमें हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया और आइंदा साल खुशहाली का होगा। अल्लाह करे अगर हुआ तो यकीनन एक खुशी भी होगी। हमारी दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब इस तरह की खुशियाँ जिनका कोई ख़ास, आप किसी खुशी मनाने वाले से पूछे आपको क्या खुशी है, वो इसका जवाब नहीं दे सकेगा। जब ऐसी मीनिंगलेस खुशियाँ होती हैं और उसमें फिर ये जो आपने अभी पैकेज दिखाया, इस तरह का हल्ला गुल्ला आता है और शोर शराबा होता है और हमारी खुशी इस हद से आगे निकलती है कि किसी सोने वाले के आराम में मुख्तल हो जाती है, किसी बीमार के लिए तकलीफ़ का सबब बन जाती है, हमारी किसी एम्बुलेंस के गुजरने के लिए मुश्किल बन जाती है। ऐसे हालात में तो मैं ये कहूँगा कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे इश्क में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। हमें अपनी हर खुशी में सोचना चाहिए कि हमारी ये खुशी किसी के लिए दुख का सबब न बन जाए। हमारी हम शादियों में, शादी पे आते हैं, फायरिंग करते हैं, खुशियाँ करते हैं। अभी अगर आप पिछले इंसिडेंट भी हो जाते हैं, पिछले एक हफ्ते की अगर आप खबरें सुन लें तो आपको उसमें नज़र आएगा कि शादी वाला घर मातम में बदल गया है। शादी वाले घर में जब आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो यकीनन नुकसान होता है। अब इसमें एक और है, एक इस्लामी माइंड और इस्लामी ज़हन इस पर सोचता है कि इस्लाम ने इसमें क्या कहा है। मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ इसमें इस्लाम हर इलाके के रस्म रवाज को जगह देता है जहाँ तक कि वो इस्लाम के किसी बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ न जाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्का के रवाज रस्म व रवाज और थे। मदीना में आए तो मदीना के रस्म व रवाज डिफरेंट थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के वो रस्म व रवाज जो अखलाकी तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं थे, कोई अखलाकी बुराई उनमें नहीं थी, कोई मुआशरती बुराई उनमें नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम ने उनको अडॉप्ट किया। और यकीनन इस्लाम जब हिंदुस्तान पहुंचा, सब कॉन्टिनेंट, जब पाकिस्तान में आया, जब अमेरिका में जाएगा, जब अफ्रीका में जाएगा, वहाँ के जो रसूम और रिवाज अच्छे होंगे इस्लाम उनको अडॉप्ट कर लेगा। इस्लाम में अल्लाह ने ये दीन फितरत है, अडॉप्टिबिलिटी रखी है। और इस्लाम, हमारा दिन कहते हैं ना, बड़ा वसी है, बहुत वसी है। हाँ, जो चीज़ें अखलाकी तौर पर ख़राब हैं, जिनसे किरदार ख़राब होते हैं, जिनसे नस्लें बिगड़ती हैं, जिनसे सोच और फ़िक्र में ख़राबी आती है, इस्लाम उनको निकालता जाता है और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करता चला जाता है, नेगेटिविटी को हटाता जाता है, पॉजिटिव चीज़ों को लेता जाता है। अब हमें चाहिए कि ये जो एक हमारा साल पूरा हुआ शमसी कैलेंडर का, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसका एक साल पूरा हुआ, इसको कैसे मनाएं। अगर इस पर आगे आएँ तो मुझे एक एलिज़ाबेथ स्वेल की एक पोएम याद आती है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन।
वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई भी उसको पढ़े तो उसने कहा कि हर साल की एक नई रेजोल्यूशन बनाएं, नई रेजोल्यूशन बनाएं, एक मकसद अब बनाएं, अपना और एक गोल अपना अब बनाएं मकसद कि मैंने पिछला साल जो गुजारा उसमें गलतियां क्या थी, आइंदा साल मेरे गोल्स क्या है, मैंने उनको अचीव किस तरीके से करना है, वो सेट कर लें तो काफ़ी बड़ी काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर इमरान, अगर देखा जाए तो खुशी में हम लोग न्यू ईयर नाइट पर जश्न के नाम पर हुल्लड़बाजी करते भी दिखाई देते हैं लोग, हम लोगों को एक दूसरे को मतलब टीज़ करना, ऊपर से फिर बाइक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्हीलिंग करते दिखाई देते हैं हमें नौजवान जो हैं हमारे। इस किस्म की आदतें जो हैं वो क्यों अपनाई जाती हैं, इनको क्यों, किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं? अब देखिए, हज़रत अली करम अलैहि वजह का कॉल है जो भी प्रोफेसर साहब ने शेर में भी कहा था कि ऐश में याद खुदा रखो, तैश में खौफ खुदा रखो। तो जिस वक्त आपको खुशियां हो उस वक्त जो इंसान को अल्लाह की याद अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, यानी सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। और यही ईद उल फितर और ईद उल अधा में हम करते हैं कि हमारा जो दिन का आगाज़ होता है वो 2 रकात नमाज से होता है, यानी सबसे वो 2 रकात नमाज शुक्राना कहलाती है ना, ईद की नमाज शुक्राना की नमाज कहलाती है। तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदगी दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नया साल दिया है या नया आगाज़ होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले तो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी दी है और आगे बढ़ने के लिए सेहत दी है और वसाइल दी है। तो पहले तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह कहा कि जी अगर जब जोश में होश कायम रहेगा, ये कहा कि जी तैश में खौफ खुदा रखो, ये ना हो कि इतने आगे बढ़ जाओ कि आप किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचा दो और अल्लाह को ही भूल जाओ। तो अगर ऐश में याद रखनी है तो अल्लाह को भूल नहीं जाना है हमने, जिस तक हमें तैश के अंदर आ रहे हो। अब ये वाली जो बात आपने अर्ज की है कि हम खुशी मनाएं कैसे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम अगर अपने मुल्क के अंदर देखें तो हमारे यहाँ खुशियां मनाने के मौके कम ही होते हैं, ये भी जहन में याद रखिए। तो जब अगर नौजवानों को खास तौर पे कहा जाता है कि जी नौजवान जो है वो अपने आप से बाहर होके खुशी जो है मना रहे हैं, मुझे बताया ना कि हमारे यहाँ जब नौजवानों के पार्क को छीन लिया जाए, रोडों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, खेलने के कोई मौके ना हो, जोश का कोई इजहार ना हो, खुशी का कोई इजहार ना हो, तो जब आप किसी को भी बंद, आपने देखा है ना कि अगर कोई चीज बंद होती है दरवाजा खोलते तो एक साथ फट पड़ती है। तो ये भी वही हिसाब होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ सारा साल ऐसे सेहतमंद मौके नहीं है जहाँ पे लोग अपने आप को जाके इजहार कर सकें, फिजिकली इजहार कर सकें, पार्कों में जा सकें, बागों में जा सकें, क्रिकेट के मैदानों में जा सकें, गली के अंदर बेचारों को खेलने नहीं देते, खेलना शुरू करते हैं तो सारे आ जाते हैं, हमारी शीशा टूट गया, हमारी आगे बढ़ो। तो अब ये जब इनको इस तरह का एक मौका मिलता है तो अब ये जिस तरह सही कहना चाहिए कि इंसान अपने होश जो है वो खो बैठता है और उस खुशी के इजहार के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि होश खो बैठता है ना, क्योंकि अगर रोड के ऊपर आप देखें खुदकुशी और तफरी का कोई फर्क नहीं पता लग रहा होता कि ये इंसान जो है वो ये खुदकुशी की तरफ जा रहा है, समंदर के अंदर जा रहे होते हैं, लोग मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी खुद चले जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी तरह वन व्हील के ऊपर सबको मालूम है बगैर हेलमेट के आप वन व्हील कैसे चला सकते हो। इसी तरह जब ये अंधाधुंध फायरिंग, यानी ये तो या तो हमारे यहाँ कानून भी सारे कमजोर है कि जो कि इस तरह अपना अमल नहीं कर पाता है और उस वक्त कानून कर भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है ना कि अगर लाखों करोड़ों लोग रोड पे हों तो उसका कानून कैसे उनको काबू पाएगा। तो वो तरबियत भी जो है ऐसी नहीं है। फिर हमारे यहाँ तो आपको देखें ना, अभी तक तो हम उस बहस से ही नहीं निकले कि हमें साल मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, हमें जश्न मनाना चाहिए नहीं जश्न मनाना चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए। ये अभी भी हमारी दो राय है ना। आप मीडिया देख लें, चैनल्स देख लें, लोगों की राय देख लें, तो हम भी तो कोई मोतदिल तरीका कब बता रहे हैं। मुझे बताएं हमारी कोई कौमी पॉलिसी है कि हमें जश्न कैसे मनाना चाहिए? भाई जब नहीं होगा तो मीडिया पे जो यूरोप दिखा रहा होगा या जो दूसरे मुल्क दिखा रहे होंगे, सारे नौजवान उसको कॉपी कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये तवज्जो हासिल, देखिए इंसान की जिबलत है तवज्जो हासिल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो तवज्जो हासिल करने के लिए तो अभी आप देख रहे हैं, पहले वो सेल्फियों पे मर जाते थे, आजकल वो टिकटॉक के ऊपर मर रहे हैं लोग। ये तवज्जो हासिल करने के लिए ही मर रहे हैं। तो अब ये वही तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की जश्न जो है वो मनाते हैं, क्योंकि उन्हें हेल्दी एक्टिविटीज फराहम नहीं की जाती, ऐसा माहौल ही दिया जाता कि जिसमें वो अपने जो है ना खुशी का इजहार कर सके। तो वो इस किस्म के मौकों पर फिर अपने जो है ना वो होश खो बैठते हैं जोश में आकर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। प्रोफेसर साहब, देखा जाए कि इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं, अगर शादी ब्याह वगैरह जिस तरह का कोई इवेंट है, इस किस्म की खुशी के मौके होते हैं, उसमें हम लोगों को किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए? असल में तो ये है कि खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो मकामी रसूम व रवाज जो तालीमात इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है उनको
बजा लाते हुए, उनको बुरूकार लाते हुए अपनी खुशी अदा कर सकता है। दुख में सब्र का दामन न छोड़े और खुशी में शुक्र का दामन न छोड़े। इस नए साल की खुशी के मौका पर एलिज़ाबेथ स्वेल के कुछ अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं, वो ज़रूर पढ़ूंगा। अच्छा, उसने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि इस साल के मौका पर, अब जब साल एंड हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नेचुरली क्या करना चाहिए? सोचना का मकाम है, ये बात सोचने का मकाम है कि हमने ये साल कैसा गुजारा और आइंदा साल हमारे लिए क्या ला रहा है, और आइंदा साल के दिनों और रातों में हमारे लिए है क्या। दुआ करना, देखिए जैसे इस्लाम ने जब भी चांद नज़र आता है तो एक दुआ आता कि ए अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन व अमान सलामती बना दे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल अमान, पूरी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अब जब साल पूरा हुआ तो वो एलिज़ाबेथ स्वेल ने लिखा कि आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे घूंट पी जाऊंगी एज अ परगेशन, अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, इनर प्योरिफिकेशन और परगेशन, उसके लिए खामोशी चाहिए। ये हुल्लड़बाजी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, आपको याद ही नहीं रहना कि आपसे पिछले साल में नुकसानात क्या हुए, आपको ये भी ख्याल नहीं रहेगा कि आपने आइंदा साल के लिए प्लान क्या करना है। परगेशन चाहिए आपको, तो आपको लंबी खामोशी चाहिए, खामोश बैठ के पिछले साल का एहतसाब करना, हिसाब करना और आइंदा साल के लिए अपने नया प्लान करना। और उसने कहा कि रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम, अगले साल हर रोज़ मैं 2 बार सोचूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इंसान को अपने वजूद के बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, अपने मकसद के बारे में कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ पर हूँ क्यों, किस मकसद के लिए भेजा है। जी, मैं यहाँ पर अगर हूँ तो क्यों हूँ, मेरे होने का मकसद क्या है, मेरा इंसानियत को फ़ायदा क्या है, मेरे इर्द गिर्द बैठने वालों को मेरा क्या फ़ायदा मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी क्या मकसद, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है। अगर कोई इंसान इस तरह का प्लान करे और अगर उसने पिछले साल एक प्लान किया था और इस साल में वो पूरा हो गया तो वो यकीनन खुश हो, उस खुशी को एक अच्छे तरीके से डिग्निफाइड अंदाज में सेलिब्रेट भी कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो गया, हम मुसलमान हैं, हमारी शादियां, हमारे जो दूसरे फंक्शंस हैं, अगर हम सोचे ना इस वक्त मिस इकरा, हमारे यहाँ मुसलमानों पर बहुत मुश्किल हालात हैं, ख़ास तौर पर ये टाइम। मसलन आप मकबूजा कश्मीर देख लें, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखें, आप फ़लस्तीन में मुसलमानों को देखें, आप आरगान में मुसलमानों को, दुनिया भर में आप देखें मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद, आपस में मोहब्बत, आपस में रहम, आपस में मुआतफ़त के बयान में मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। इज़ा इश्तका मिन्हु उद्वन, एक उज़्व को तकलीफ़ हो, शिकायत करे तो दाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, तो सारा जिस्म उसमें बुखार और दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, हम इस टाइम में आज की रात इसको सोचते जब साल पूरा हो जाए तो हमें कैसे खुशी हो सकती है। हमारे पड़ोस में हमारे मुसलमान भाइयों पर 147 दिन गालिबन आज हो गए कि 148 दिन उन पर खाना बंद, उन पर खुराक बंद, उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई। दुनिया का इतना बड़ा जेल बना के रख दिया। बिल्कुल यकीनन प्रोफेसर साहब, हमें उन तमाम भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को देखना चाहिए और खुशी के मौके पर उनका ख्याल रहना चाहिए, ख्याल जरूर रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर इमरान, क्या बात है, बहुत ज़्यादा दिखावा है हम लोगों में, और हम लोग दिखावे में क्या करते हैं कि जी उसने अपनी फ़लाँ ने अपनी शादी पर इतनी फायरिंग की थी, इतनी आतिशबाजी की थी, हमने उससे दुगनी बढ़कर जो है ना फायरिंग और आतिशबाजी करनी है और बहुत ज़्यादा दिखावा करना है। ये दिखावा क्यों है? दिखावा काशी है ना। अगर हमारे यहाँ तो अभी रात को सरकारी तौर पर भी फायरवर्क्स होगा, बहुत सारे शहरों के अंदर जो हुकूमती इदारे हैं वो भी फायरवर्क्स कर रहे होंगे। बिल्कुल। फिर आपका मीडिया जो है वो सारे एक एक मुल्क का बारी बारी, न्यूजीलैंड से शुरू होगा तकरीबन 7 बजे से, और हर थोड़ी देर के बाद एक मुल्क का फायरवर्क्स दिखाया जाएगा। बिल्कुल। फिर जब ड्रामे देखेंगे तो उस ड्रामों के अंदर भी जो है वो बड़ी बड़ी फायरवर्क्स होंगे, बड़ी बड़ी आतिशबाजी दिखाई जाएगी। तो अब वो जब ये सिमटते सिमटते और आतिशबाजी अवेलेबल भी होगी, बाजार के अंदर हर जगह आसानी से मिल भी रही है, तो अब जब जो आदमी रह जाएगा गली वाला, वो गली के अंदर अपने कैसे बताएगा कि मेरे घर भी जो है वो शादी हो रही है या मेरे घर में भी कोई तकरीब हो रही है। तो वो उसका दिखावे का जो मवाजना है वो इन्हीं चीज़ों से होगा ना, कि उसने कितना शोर मचाया था और मैंने कितना शोर मचाया। अब हमारी आपस की गुफ्तगू देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है लोग उसी की तरफ तवज्जो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि शोर शराबा जो है वो तवज्जो हासिल करता है। हमने कौम की तरबियत ही इस तरह कर दी है कि शोर शराबा करेंगे
तो तवज्जो हासिल होगी और इसी के अंदर जो है वो दिखावा होगा। लेकिन आपने एक बात ये नोट की है, हम सब नए साल की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपने नोट किया होगा कि ये जब रेजोल्यूशन की भी बात हो रही है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स की बात हो रही है, आज के दिन में सबसे ज्यादा प्लान बनते हैं और यही प्लान जो पूरे साल के बनते हैं ये जनवरी 29 को गायब हो चुके होते हैं 90%। बिल्कुल, यानी जो आज जितने आपने बनाए इनकी जिंदगी टोटल 29 दिन होती है। 29 दिन के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे प्लान जो है वो गायब हो जाते हैं। चाहे जितने रेजोल्यूशन बना लें, जितने आप जो है वो प्रोग्राम्स बना लें, जितनी आप कमिटमेंट्स कर लें, वादे अहद पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जो है वो आप देखिएगा कि ये मैं वर्ल्ड मतलब फिगर्स में बता रहा हूँ आपको कि 31 तारीख को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्लान और कमिटमेंट्स होती हैं और जनवरी 29 को जो है उसमें से 90% जो है उसको माइनस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इमरान, लास्टली मैसेज दे दीजिएगा क्योंकि आखिरी साल का आखिरी रोज है तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। मैसेज दें, 30 सेकंड्स है हमारे पास। ठीक है जी, मैसेज मेरा ये है कि बातिन की तरगीब से और जाहिर की तरतीब से, इनकी तश्कील से, इनकी तकमील से हदफ हासिल होते हैं। अगर आप इंटरनल जो चीज़ तस्वुर नहीं कर सकते वो चीज़ आप हासिल भी नहीं कर सकते, और अगर वो आप उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे तो सिर्फ ये दिन का ख्वाब होता है। ठीक है जी प्रोफेसर, बहुत जल्दी से मैसेज अल्लाह ताला हमारे लिए खुशियाँ लाए अगले साल में। हम सबको एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। खुशी में शिरकत से खुशी दोबाला हो जाती है, किसी का दुख बांटने से दुख आधा रह जाता है। बिल्कुल, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे यहाँ पे क्लोजिंग लेनी है नाज़रीन, क्योंकि आज सुबह सवेरे पाकिस्तान 2000 का आज आखिरी शो है। अगले साल आपके साथ नए अज़म, नए हौसले और नए जज्बों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगले साल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।